Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So मेरे प्यारे बच्चों, कैसा रहा आपका पेपर? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल आपका RIMC का पेपर था और लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास जो रिव्यूज सुनने को आए हैं कि इस बार पेपर काफ़ी इजी आया था और सच में इस बार पेपर काफ़ी इजी आया है। स्पेशली बहुत सारे बच्चों का एग्जाम इस बार काफ़ी अच्छा गया है क्योंकि मैथ्स का पेपर जो है पिछले 2 बार से काफ़ी ज़्यादा इजी आया था। यानी कि RIMC का जो पहले एक पैटर्न था उसी पैटर्न पे दोबारा इन्होंने लिया है। बीच में इन्होंने रूस वाला पैटर्न थोड़ा सा अपनाया था। शायद आप में से बहुत से कम बच्चों को पता होगा कि जो पहले जो पेपर आए थे बीच में, जहां पर बहुत से बच्चे क्वालिफाइड ही नहीं कर पाए थे, वो पेपर बेसिकली रूस की मैथमेटिशियंस की कुछ किताबें थी, वहां पर क्वेश्चंस देखने को मिले हमें। सर आप रूस तक पहुंच गए? हाँ, हम लोगों ने काफी रिसर्च करी थी उसके लिए, ठीक है। यानी कि जो रशिया में किताबें चल रही थी वहां से कुछ क्वेश्चंस और कुछ पैटर्न्स उठाया था उन्होंने, जो गौरव सर आपको डिटेल में ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में। खैर, मैं हूं मास्टर इंग्लिश का और मैं आज आपके सामने पूरे 125 नंबर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं और वन बाय वन हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। देखना बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से, और ये भी देखेंगे कि कहाँ एक दो छोटी छोटी जगह RIMC ने पेपर बनाने में मिस्टेक कर दी है और हम एक छोटा सा सुझाव अपना रखेंगे उनके सामने। इसके अलावा बहुत कुछ है पेपर में, बने रहना हमारे साथ में लास्ट तक और अपने कैसे मार्किंग करनी है ये भी आपको मैं बताऊंगा। डन? चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा आज का जो सॉल्यूशन है आपका RIMC का इंग्लिश का 125 नंबर का, तो यहां पर लिखा भी है RIMC इंग्लिश जून 2024, ठीक है। आंसर शीट 125/125 और यह है सर्टिफाइड, यानी कि मेरे द्वारा, ठीक है। बाकी आप सब बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। तो ये आपका, अच्छा, इसको आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटी सी प्यारी मोहित, ओके, ये आपका पेपर है बच्चों। इसको थोड़ा मैंने PPT फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि आप सभी का 125 नंबर का पेपर है। रीडिंग सेक्शन 25 नंबर का है, राइटिंग सेक्शन उसमें 50 मार्क्स का है, ग्रामर सेक्शन 50 मार्क्स का है। आप मेरे वाले एक बार मॉक टेस्ट देख लेना और एक बार इनका पैटर्न देख लेना मेरे प्यारे बच्चे, आपको सब समझ में आ जाएगा। कभी बाहर नहीं गया है, कभी भी, ठीक है। एक अनसीन पे से आता है, हमेशा कहता हूँ, एक पोएम आता है। इस बार पोएम इन्होंने बड़ी प्यारी सी दी है। नेचर पोएट जिन्हें कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी पोएम उठा के डाल दी है और इस पोएम में 2 गलतियां हैं। वो 2 गलतियां क्या है हम आपको बताएंगे, ठीक है। और सेक्शन भी दिया है राइटिंग का 15 नंबर का, इन्होंने लेटर आपको दिया है लिखने के लिए। इसके अलावा 15 15 दूना 30 और इसके बाद में 5-5 नंबर के 2 वो दिए हैं स्मॉल ऐसे, और एक कंपोजिशन दिया है, पिक्चर कंपोजिशन, ठीक है, 10 मार्क्स का, और बाकी ग्रामर वाली चीजें। तो ये जो पेपर दिखाने का इंटेंशन है, ये आप घबरा मत जाना क्योंकि अब ये जो सारी चीजें हैं आपको PPT फॉर्म में देखने को मिलेगी। यहां पर सेम पेपर है, बस आपके लिए थोड़ी सुविधा के लिए कर दिया। अब सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी एग्जाम RIMC में करते हैं, स्पेशली इंग्लिश का 2 घंटे का समय आपको मिलता है, उसमें आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। ये आपका अनसीन पैसेज है, ठीक है। इसके आंसर भी मैंने आपको मिल दिए हैं और क्या क्या कहानी है, बहुत कुछ लिखा है, पूरी 25-26 स्लाइडें हैं। तो अभी हम इस पे आएंगे बाद में, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कशन हमारा, यानी कि ग्रामर सेक्शन। चलिए, ओके, यहां पे आते हैं हम लोग। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट करने आते हैं, नो डाउट कि उनके टीचर्स ने उनको बहुत वेल तरीके से गाइड किया होगा। तो हमेशा जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें RIMC का इंग्लिश का, उसमें आपको पहले ग्रामर सेक्शन ही कवर करना है, क्योंकि अगर आप जेन्युइन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ग्रामर सेक्शन स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपका टाइम बचेगा। एंड एज वी ऑल नो दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? समय उतना ही मिलना है और लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि जब हम राइटिंग सेक्शन कवर अप करते हैं तो हमारे माइंड में थॉट्स आना बहुत जरूरी है। फिर हम सोचेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे लिखने के फॉर्म में, तो बहुत सारा टाइम जाता है। इसलिए सबसे पहला टास्क यही रहता है कि 50 नंबर का ग्रामर का सेक्शन दिया है, मुश्किल से 25 से 30 मिनट में चटक जाएगी आपकी ग्रामर, अगर आप सच में परफेक्ट हैं तो। और बाकी का जो टाइम रहेगा आपका, वो आप इंग्लिश सेक्शन में कवर अप कर सकते हैं। चलिए, तो क्या था, रिवाइज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शन आपको नीचे दिए गए हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे आपको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्या लिखा था, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना था एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में हम सब जानते हैं क्या रहता है, कॉमन फॉर्मूला आप यूज करते हैं, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय द इंजीनियर्स। अब बेसिकली ये सीन क्या था, ये पैसिव वॉइस में दिया गया था, और पैसिव वॉइस जब हम एक्टिव में करते हैं तो एक कॉमन फॉर्मूला लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये तो दिया गया था, ये पैसिव वॉइस का कॉमन फॉर्मूला।
अब एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर क्या है, द इंजीनियर्स हमने लिख दिया, द इंजीनियर्स। प्लूरल फॉर्म कैरी करेगा क्योंकि इंजीनियर्स क्या है, प्लूरल है। इसके अलावा कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड द प्रोजेक्ट। वेरीफाई करने के लिए इसी को पैसिव वॉइस बना लो। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाओ, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट, तो हमने लिख दिया द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट यहां पर सिंगुलर है, क्लियर है कहानी, तो क्या आ जाएगा, हैज बीन, तो हमने लिख दिया हैज बीन। क्योंकि हम सब जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। तो द प्रोजेक्ट हैज बीन, और उसके बाद में क्या लिखा है, ओके कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दिख रहा हमें, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीटेड। एंड बाय की जगह पे बाय आ जाएगा हमारा कॉमन फॉर्मूला, और उसके बाद में बाय द इंजीनियर्स। तो इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी होगा कि हमने जो आंसर लिखा है वो एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आई विल हैव लंच एंड कम विथ यू। इस सेंटेंस को हम बेसिकली दो तरीके से बना सकते हैं, देखते हैं कि आरआईएमसी इसमें कौन से आंसर को मानता है। तो हैविंग टेकन लंच आई विल कम विथ यू, और आई विल लंच एंड ज्वाइन यू, ये दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए अब क्या है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम सब ने पढ़ा है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस, उसमें किस तरीके से बनाना होता है। क्या था, ही डिड नॉट वांट टू गेट ड्रेंच इन द रेन सो ही कैरिड एन अम्ब्रेला। तो इसका आंसर है, सिंस ही डिड नॉट वांट टू गेट ड्रेंच्ड इन द रेन ही कैरिड एन अम्ब्रेला। तो ये इसका क्या बन गया, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपने जो आंसर लिखे होंगे उससे मैच कर सकते हैं। पंक्चुएशन का ध्यान रखना, शायद अगर यहाँ पर टाइप करते समय कोई पंक्चुएशन में गलती हो गई हो, लेकिन आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को जो पढ़ाया था उस टाइम पीरियड पे हम सब मिस्टर ए के ठाकुर सर की लूसेंट की जो किताब है, ठीक है, उसमें से सेम क्वेश्चन एज इट इज उठा लिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के दो चैप्टर हैं उसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो सेकंड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सेम एज इट इज उठाया गया है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, अब आप देख भी सकते हैं अपनी लूसेंट की किताब में, बिल्कुल पैनिक मत होना। ठीक है, इसका आंसर रहेगा कैन वी लिव विदाउट वाटर। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। माया आस्क्ड हर मदर इफ शी वाज कुकिंग दैट नाइट। अब दैट नाइट लिखा है, यानी कि टू नाइट तो आएगा भैया, चलो देखते हैं। तो आंसर क्या है इसका, आर यू कुकिंग टू नाइट, माया आस्क्ड हर मदर। अगर किसी बच्चे ने ये वाला सेक्शन अगर पहले भी लिख दिया हो तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये आंसर सही माना जाएगा, दोनों पैटर्न सही रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 के ई तक के आंसर यहाँ पे हो चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग, एफ वाला सेक्शन क्या लिखा है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, टॉम हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, मैगी टोल्ड मी। इसका आंसर रहेगा मैगी टोल्ड मी दैट टॉम हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है, द सरफेस इज वेरी हार्ड। अब हम सब जानते हैं ये देखो, अधिकतर बच्चे क्या कर देंगे, द सरफेस इज नॉट वेरी हार्ड, लेकिन इस तरीके से नहीं करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके अलग रहते हैं, जैसा कि आपको सिखाया भी था, और ये लूसेंट की किताब में साफ साफ लिखे गए हैं, द सरफेस इज नॉट वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट है इसमें, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, क्लीन द रूम। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट हिडन है, और हिडन वाले में क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं, लेट की सहायता से हम लोग इसका बना सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, लेट द रूम बी क्लीन एंड द रूम शुड बी क्लीन, दोनों तरीके से बना दो, इसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। नाउ आगे क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, ऑल मेन आर वाइज। ये भी आपके लूसेंट की बुक में से दिया गया, यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चंस हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन वाले, वो आपके लूसेंट के ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर से आए, यानी कि 3 नंबर। अगर आप में से पढ़े होते किसी भी बच्चे ने तो उसके तो आए, देखो जिसने पढ़े हैं उसके तो आएंगे, नहीं पढ़े हैं उनकी थोड़ी दिक्कत है यार। तो ऑल मेन आर नॉट फुलिश, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज वी lit द कैंडल्स द पावर सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड। बिगिन विद नो सुनर, नो सुनर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, देन का।
अब हम सब जानते हैं नो सुनर वाले सेक्शन को कैसे कवर अप करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखते हैं नो सुनर, उसके बाद में उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो, आल्दो यहाँ पर वर्ब नहीं दी गई, यानी कि सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल का। कैसे पता चल रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज की जा रही है इसलिए। तो नो सुनर डिड वी लाइट द कैंडल देन द पावर सप्लाई वॉज रीस्टोर्ड। इस तरीके से आपके जे सेक्शन तक यहाँ पे कवर अप होते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लेकिन चूंकि गर्मी बहुत है और हम एक बार पानी पी के आते हैं, तुरंत आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तो पानी की बोतल ही यार हमारी बहुत दूर थी यार, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही प्यारा सा लॉलीपॉप से क्वेश्चंस दिए गए, लिटरली बता रहा हूं, 5 मिनट के भी नहीं थे क्वेश्चन ये। इसीलिए कहते हैं कि ग्रामर सेक्शन में अगर आपने मजबूती कर ली तो बहुत आसान हो जाता है फिर पेपर। आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड द नेम्स ऑफ द ग्रामेटिकल टर्म्स और पार्टिकल्स इन द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हाईलाइटेड को हमने अंडरलाइन कर दिया गया है। अब क्या पूछा गया है, हमें ग्रामेटिकल टर्म्स पूछना है। जनरली कभी वो ये पूछ लेता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इस बार इसने ग्रामेटिकल टर्म्स पूछा है, तो इसमें कुछ पार्ट ऑफ स्पीच की भी बातें आएंगी और कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स भी आते हैं। देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है वी हैव सीन दिस बिफोर। तो इस वाले सेंटेंस में बिफोर क्या है, तो बिफोर है मेरे प्यारे बच्चों एडवर्ब, और एडवर्ब भी कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब अगर आप में से किसी ने इसको एडवर्ब भी लिखा होगा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि आपने एडवर्ब टाइम, तो आपको नंबर मिलेंगे बच्चों, घबराना नहीं, ठीक है। दूसरा है माई फ्रेंड सेड ओ व्हाट अ कोल्ड वेदर। तो इसमें ओ जो वर्ड है बेसिकली ये वाला, ये है हमारे प्यारे बच्चों इंटरजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑरेंजेस आर ऑलमोस्ट राइप। तो ऑलमोस्ट यहां पर क्या है, ये भी हमारा एडवर्ब है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल। योर सेल्फ यहां पर क्या है, योर सेल्फ है मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ चूज द लेसर ऑफ द टू एविल्स। यहां पर चूज के बारे में बात करी गई थी, चूज क्या है, तो चूज है मेरे बच्चों वर्ब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई विल वॉच वाइल यूर स्लीप, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, वाइल क्या है बेसिकली बच्चों, यहां पर वाइल है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। वाइल क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। नाउ दे वाइल अवे, ठीक है। अब देखो वाइल यहां पर एक जगह यहां पर क्या काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का, एक जगह यहां पर क्या काम कर रहा है, वर्ब का। पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने आपसे क्या कहा था उस दिन भी जब नाउन पढ़ा रहा था, तो मैंने नाउन के ऊपर भी वीडियो बना रखा था, तो मैंने आपसे कहा था पार्ट ऑफ स्पीच को मेरे प्यारे बच्चों उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। नॉर्मल बच्चों को तो बस समझा दिया, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव की रेस में आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की रेस में, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच को अकॉर्डिंग टू फंक्शन ही समझना होता है कि वो किसी सेंटेंस में कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर वाइल क्या है, वर्ब। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। नाउ नेक्स्ट है ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। ऑफ क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। यहाँ पर ऑफ क्या है, बेसिकली एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन दोनों माने सकते हैं, लेकिन एडवर्ब को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। अब देखते हैं कि आरआईएमसी इसका आंसर क्या कंसीडर करके चलता है। नेक्स्ट है लेट अस मूव ऑन। ऑन यहाँ पर मेरे बच्चों क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। आप एक चीज तो अपने माइंड में बिठा के चलना बच्चों की, आरआईएमसी कभी अगर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस देगा तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा वो देता है प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस और देगा एडवर्ब के। ये पक्की बात है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन और वर्ब पकड़ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन और ये थोड़े से गड़बड़ कर जाते हैं कभी कभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पंक्चुएट द फॉलोइंग, कैपिटलाइज द लेटर वेयर नेसेसरी। जहां पर कैपिटल करना है वहां पर कैपिटल करना है, इसके अलावा फुल स्टॉप, ठीक है, कॉलम, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कहां पर किसकी रिक्वायरमेंट है। एक हमें छोटा सा पैराग्राफ दिया गया, उसको फुल स्टॉप फुल स्टॉप वगैरह सब कुछ लगा के हमें रेडी करना था, तो ये आंसर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या था, बीइंग एन ऑनेस्ट मैन द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट मार्कस आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर मनी फ्रॉम यू। लिखा है कि एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते डॉक्टर बोलता है पेशेंट से कि मार्कस आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर मनी फ्रॉम यू, मैं तुमसे अब और पैसे नहीं लेना चाहता हूं। इफ यू वांट टू डू माई फेवर यू मस्ट टेक एडिक्वेट रेस्ट एट होम। अगर तुम मेरे लिए सच में कोई फेवर करना चाहते हो तो एक प्रॉपर तरीके से घर पर रेस्ट करो, अदरवाइज द पेन विल कम बैक। वरना क्या होगा कि जो दर्द है बेसिकली दोबारा से आपके पास लौट के आ जाएगा, एंड ऑल दैट आई हैव डन टू हेल्प यू विल बी इन वेन। और मैंने अभी तक जो कुछ भी आपके लिए किया है वो सब व्यर्थ में किया है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
व्हाट इज द प्लूरल ऑफ डाटम, ये भी लुसेंट के अंदर दिया गया डेक्टम का डाटा, डाटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राइट अ वर्ड विच कैन बी प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे एज बो। अब बो का हमें एक ऐसा वर्ड लिखना था जो बेसिकली उसका सेम प्रोनाउंस करे। अब इस बो का मतलब क्या होता है, बेसिकली इस बो का मतलब रहता है ब्रांचेस और शाखा, और ये वाला जो बी है BOW बो, इसका मतलब होता है धनुष, ठीक है, जो तीर कमान वाले होते हैं उसके बारे में बात करें। इसके अलावा चाप भी होता है एक वर्ड मीनिंग, जब हम कभी मैथमेटिक्स में चाप वगैरह काटते हैं, मैं तो हिंदी मीडियम से रहा हूँ इसलिए, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है, माई होल एजुकेशन इज बिलोंग टू हिंदी मीडियम इवन आफ्टर आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ डेज, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो केवल, लेकिन हाँ यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज जरूर दे दूं कि जो भी बच्चे, हमारे यहाँ पर क्या नियम कर दिया कि पता है कि 8 तक बच्चे फेल नहीं होते, पहले के बच्चे क्या फिल्टर होके आते थे, 5th बोर्ड है 8th बोर्ड है, डर था कि फेल हो जाएंगे दोबारा पढ़ेंगे, अब 8 तक बच्चा पढ़ता नहीं है। हमारी जनरेशन के जो बच्चे थे हमारे टाइम पीरियड के और आपके माता पिता के टाइम पीरियड के, वो लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं। अब थोड़ा सा यार गवर्नमेंट को ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है कि हाँ भैया 5th और 8th को वापस से बोर्ड किया जाए और बच्चों को जेन्युइन तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाए, वरना यही तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो देश का भविष्य है, और अगर वो कमजोर रह गया तो फिर कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलो अब यहां तक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्या है ना बच्चों, गर्मी बहुत है, थोड़ी थोड़ी देर 1-1 मिनट में AC के सामने घुमाता हूँ। संडे का दिन है और संडे के दिन देखो हम लोग आपके लिए आंसर शीट रेडी हम काफी टाइम से कर रहे थे, यानी कि कल रात को हमारे पास पेपर आ गया था तो कर रहे थे यार। कहाँ आ गया हमारा स्टाइलर, 1 मिनट, चलो। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ हाँ, आंसर द क्वेश्चन डाटा, ठीक है, राइट वर्ड ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ लेस। तो लेस का हमें पॉजिटिव डिग्री पूछा था। अब देखो ध्यान से, जितने बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, जब मैं आपको डिग्री पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पहले क्या करता था कि RMC थोड़ा सा एक सेंटेंस लिख के देगा, उसको करना था चेंज। इस बार इसने सिंपल सा एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया कि लेस का पॉजिटिव फॉर्म क्या है, तो लिटिल लेस लेस, ठीक है, तो लिटिल इसका राइट आंसर है। नाउ क्या लिखा है, विच इज वर्ब विच कैन बी यूज्ड एज मॉडल वर्ब एज अ मेन वर्ब। देखो क्या लिखा है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था कि विच इज वर्ब विच कैन बी यूज्ड एज मॉडल वर्ब एज अ मेन वर्ब। तो एज वी ऑल नो दैट, ठीक है, देन डेयर और नीड आर यूज्ड, ये लिखे ना, डेयर और नीड आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब एज वेल एज अ मॉडल वर्ब्स। हम सब जानते हैं कि डेयर और नीड का यूज एक मार्जिनल मॉडल के रूप, मार्जिनल वर्ब्स के फॉर्म में किया था। मार्जिनल वर्ब्स क्या होती है, जो मॉडल का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। लेकिन कब पता चलेगा कि सर ये मेन वर्ब का काम कर रही है और मॉडल वर्ब का काम कर रही है, तो मॉडल वर्ब का जब ये काम करेगी तो डायरेक्ट इसमें नॉट का यूज होता है, ठीक है, यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में यूज होता है, अफर्मेटिव में कभी इनका यूज नहीं होगा। क्लियर है कहानी। अब क्या लिखा है वो देखते हैं। 2 एग्जाम्पल लिखे हमने, ठीक है, ही डेरेंट अपोज हिज मदर, ठीक है, ही डेयर नॉट अपोज हिज मदर, यहां पर ही एज ए मॉडल यूज हो रही है क्योंकि सेंटेंस के साथ नेगेटिव और डायरेक्ट बनाया गया है। दूसरा है प्यारे बच्चों, ही डेयर्स टू फेस द प्रॉब्लम्स, ये यहां पर हो रहा है मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह। ही डेयर्स टू फेस द प्रॉब्लम क्योंकि सेंटेंस कैसा है हमारा, अफर्मेटिव, ठीक है। अब क्या लिखा है, एक सेंटेंस और लिखा है मैंने कि आई नीडंट नीड दिस पेन। एक ही सेंटेंस लिख दिया, इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब भी डाल दी और मॉडल। अगर कभी आपको पूछा, जैसे हमने आपसे एग्जाम में पूछा गया, आपने अगर ये चारों पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न यूज करो, आपका आंसर सही माना जाएगा। एज अ मॉडल ऑफ सेंटेंस क्या लिखा है, आई नीडंट नीड पेन। अब नीडंट क्या है और नीड क्या है, वर्ड तो सेम सेम आ रहे हैं, एक बार ये काम कर रहा है मेन वर्ब का और एक बार ये काम कर रहा है मॉडल वर्ब का। तो नीडंट क्या है यहां पर, बेसिकली ये एज अ मॉडल कंसीडर कर दिया हमने इसको, और ये नीड, यानी कि बेसिकली ऐसा आपको करना नहीं है एग्जाम में, आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो सकते हैं तो बता दिया है। आप इन दोनों को ही प्रायोरिटी पर रखना बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है, व्हाट इज द पॉसेसिव प्रोनाउन ऑफ शी का पॉसेसिव प्रोनाउन। ये जब मैंने चार्ट ऑफ प्रोनाउन आपको पढ़ाया था, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें साफ साफ बताया था, बहुत इजी इजी क्वेश्चन दिए। देखो सी का पॉसेसिव केस क्या है, हर, तो सिंपल सा आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, राइट द फ्रेज विच मीन द फॉलोइंग। अब हमें फ्रेज लिखना था, इनका मतलब क्या है। तो देखिए, वन हु प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंड, जो मित्र होने का बेसिकली दिखावा करता है,
यानी कि आपका दोस्त है नहीं, केवल दिखावा कर रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आंसर टू फेस फ्रेंड। अब यहां पर जरूरी नहीं कि आपने ये दो वर्ड ही लिखे हो, आपने अगर और भी वर्ड हैं, और भी फ्रेजेस हैं, अगर आपने वो लिखे हो जिनका इंटेंशन अगर ये है, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं कि सर हमारा, अगर हमने ये दोनों नहीं लिखे हैं तो नहीं, आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर दो लिखने थे या एक लिखना था, एक लिखा होगा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया आपको कितने लिखने हैं। उसमें सिंपल सा ही पूछा गया, राइट द फ्रेज मीन द फॉलोइंग, फ्रेज लिखना था। तो टू फेस फ्रेंड एंड फेयर वेदर फ्रेंड, इनका मतलब ही क्या होता है? जो मित्र होने का दिखावा करता है। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? टू एक्सप्लोड विद एंगर, यानी कि क्रोध से फूट पड़ना, यानी कि एकदम से गुस्सा आना, गुस्से आवेश में अगर कुछ काम कर देना उसको बोलते हैं टू एक्सप्लोड विद एंगर। इसका आंसर है बस्ट विद एंगर, सी रेड एंड ब्लो अ फ्यूज। ये तीनों में से आप जो अच्छा लगे आप कैरी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है टू फोकस और एम प्रिसाइसली ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज पर सटीक रूप से ध्यान केंद्रित करना, यानी कि बी फोकस वाली बात है। तो टारगेट प्रिसाइसली, पिन पॉइंट एंड कंसंट्रेट ऑन, ये तीनों में से या कोई और वर्ड भी अगर आपने यूज किया जिसका मतलब ये निकल रहा है, तो आपका आंसर प्यारे बच्चों सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बी अपसेट अबाउट समथिंग और इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, किसी बात को लेकर परेशान होना या किसी बात पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना, उसके लिए क्या है? डिस्टर्ब्ड फोकस, और एंशियस अबाउट, और माइंड इन टर्मोइल, उथल पुथल मचा होना। टर्मोइल मतलब क्या होता है? उथल पुथल वाली सिचुएशन। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, प्रोवाइडिंग समवन विथ एक्सपर्टीज और बेनिफिट, यानी कि किसी को लाभ प्रदान करना, प्रॉफिट प्रदान करना। तो ऑफरिंग गाइडेंस और शेयरिंग एक्सपर्टीज, ये इसके आंसर रहेंगे। इसके अलावा कुछ और वर्ड अगर आपने लिखे हो जिसका मतलब ये निकल रहा, तो आपका वो भी आंसर सही माना जाएगा, एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब देखिए, आरआईएमसी वाले जो भी पेपर बनाने वाले रिस्पेक्टेड सर हैं, उनसे एक विनम्र अनुरोध है कि स्पेशली यही एक ऐसा सेक्शन है मॉडल वाला जिसमें अगर आप कभी क्वेश्चंस दें तो पूरा प्रयास करें कि बच्चों को एटलीस्ट 4 ऑप्शन जरूर दें यार। क्या है ना, ये एक ऐसे हैं जहां पर मॉडल के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर लगभग लगभग हम किसी भी मॉडल का यूज कर सकते हैं। किसी भी का मतलब कैसे सर? मतलब बहुत से ऐसे ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम यूज कर लेंगे। अगर 4 ऑप्शन मिलेंगे तो शायद पता चलेगा कि कौन से को हम प्राथमिकता पे रखें। अब जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, बेसिकली द कार इज क्लीन, यू फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट टू क्लीन इट। कार साफ है, आपको कार साफ करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत की बात आती है तो हम लोग नीड का यूज करेंगे। एंड ट्रस्ट में बहुत से बच्चे नीड ही लिख के आए हैं, लेकिन ग्रामेटिकल अगर दृष्टि से देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंस नीड जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यू आउट नॉट टू क्लीन इट, यू आउट नॉट टू क्लीन इट। क्योंकि क्यों गलत हो जाएगा उसका रीजन सुनना। लुसेंट की जो सिंटेक्स वाला चैप्टर है, फर्स्ट वाला, जिसमें सब्जेक्ट और कॉन्कर्ड के बारे में बताया गया है, उसमें नीड के साथ में एज अ मॉडल कभी टू का यूज नहीं होता है बच्चों। कहां है? ध्यान से सुनना, लुसेंट की किताब में ए के ठाकुर की जो पहले ही चैप्टर है सिंटेक्स वाला, उसके अंदर रूल नंबर 4 के अंदर ये भी बता दू जाओ, जिसमें नीड और डेयर के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसलिए आंसर गलत माना जाएगा। अब आउट जो है बेसिकली ये साउंड जो है सही नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकल दृष्टि से यही सही है। ठीक है, इसके अलावा हम और भी कुछ यूज कर सकते थे, लेकिन बात वही है कि इसमें मॉडल के फॉर्म में करना है तो आउट ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। यहां है आई डोंट थिंक आई फिल इन द ब्लैंक्स बी एबल टू गो, तो इसमें आंसर वी जो है विल जो है सही है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता आई विल बी एबल टू गो कि मैं जो है वहां पर जाने में समर्थ हूं। लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस कैन बी डिफिकल्ट, तो कैन इज द राइट आंसर यहां पर। अब बच्चों को डाउट था कि सर कैन और मे, इसमें से क्या आएगा? मेरे बच्चों मेरा आंसर कैन रहेगा, मैं अभी भी कहूंगा। ठीक है, बाकी आरआईएमसी जो कंसीडर करता है कैन और मे में से, मैं कैन को प्रायोरिटी पे रखता हूं। हाँ, और जिस क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा डाउट वाला है तो इसके नंबर आप काउंट न करें, बट मैं थोड़ा सा अभी भी कैन में ही प्रेफर करूंगा उसको। मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, ठीक है, ठीक, परमिशन लेने देने के लिए हम लोग कैन और मे की वजह मे को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। कुड यू पास द सॉल्ट, 100% सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इस तरीके से आपके मॉडल वाले सेक्शंस कवर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है इसमें राइट द इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स विच मीन द फॉलोइंग। क्या लिखा है? साफ साफ मेंशन किए गए, राइट द इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स विच मीन द फॉलोइंग। अब क्या है इसमें? कैप्चर। कैप्चर का मतलब क्या होता है? टू टेक अ पर्सन और एनिमल प्रिजनर, यानी कि किसी व्यक्ति या पशु को बंदी बनाना। इसके रेफरेंस में कौन सा वर्ड हमने लिख दिया? टेक इनटू कस्टडी। या फिर अगर कोई और भी वर्ड अगर आ रहा है आपके माइंड में
तो आप वो लिख सकते हैं, सही माना जाएगा, लेकिन बशर्ते उसका मतलब क्या होना चाहिए, टू टेक अ पर्सन और एनिमल प्रिजनर, यानी कि कैप्चर की कैटेगरी में ही, कैप्चर से सिमिलर, कैप्चर से मिलता जुलता ही वो वर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बच्चों, एन इजी थिंग टू अचीव, बहुत सिंपल है, यानी कि बहुत आसान बात चल रही है, एन इजी थिंग टू अचीव, यानी कि तो केक जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अ पीस ऑफ केक, ये तो बच्चों को बहुत बार पढ़ाया भी क्लासरूम में, तो ये 100% सही है। नेक्स्ट है थर्ड, इनसफिशिएंट, यानी कि अपर्याप्त, जो चीज आपके पास में कम हो, तो नॉट इनफ और इनएडिक्वेट, ये बहुत 100% सही है, इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं है। टू डू समथिंग टू सून, किसी काम की जल्दबाजी होना, उसको बोलते हैं जंप टू गन, और बी टू हैस्टी, बोलते हैं ना कि घर पे जाएं और बहुत जल्दी एकदम से टीवी का रिमोट उठा लिया, किसी काम की जल्दबाजी, नहीं मैच आने वाला है, किसी का कार्टून आने वाला है, तो टू डू समथिंग टू सून, किसी काम की जल्दबाजी होना। नाउ नेक्स्ट है वेरी एक्सपेंसिव, इसका मतलब क्या है, हाई प्राइस्ड, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा कॉस्टली, महंगा, तो हाई प्राइस्ड हो गया, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट है होल्ड अ ग्रुज, किसी व्यक्ति के प्रति गुस्से की तीव्र भावना, जिसने आपके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया हो पास्ट में, या फिर बोलते ना बहुत बुरी तरीके से बैडली ट्रीटमेंट किया है, आपके साथ में ट्रीट किया है, तो एंगर टुवर्ड्स समवन ओवर पास्ट ऑफेंस और रॉन्ग डूइंग, किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ में कुछ काम पास्ट में किया है तो उसके लिए ये फ्रेज किया था। टू हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी इन कमांड, कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल, यानी कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना, जस्ट लाइक रॉकी भाई, ठीक है, केजीएफ वाले। तो इस तरीके से देखते हैं हमारे और आंसर हैं, ही हैज गिफ्ट द गर्ल। अब यहां पर एक बड़ा प्रश्न उठ रहा था कि भैया सर ये जो गर्ल है ये सही लिखा है या नहीं, तो देखो अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ तो गलत है नहीं, ये सही है। फिर आप जब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो यहां पर गैब लिखा हुआ आएगा, बट सवाल ये कि अगर इसका मतलब नहीं निकलता दूसरा, तो शायद हम मान सकते हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है, द फ्रेज ही हैज द गिफ्ट ऑफ गर्ल सजेस्ट दैट ही हैज द एबिलिटी टू कमांड और कंट्रोल स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि जस्ट लाइक अद्भुत शक्ति, ठीक है, शक्तिमान की तरह। यूजुअली यूज्ड फिगरेटिव टू इंडिकेट अ पर्सन्स एबिलिटी इन्फ्लुएंस और कंट्रोल पावरफुल फोर्सेस और सिचुएशन, किसी व्यक्ति के पास में इतनी पावर, शक्ति होना, इतनी अथॉरिटी होना, इतना पावर होना कि वो किसी सिचुएशन को ऑटोमेटिक इन द सेंस अपने हाथ में उसका कंट्रोल रख सकता है, उसके कहने पर सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चलने लगे, उसको बोलते हैं ही हैज द गिफ्ट ऑन द गर्ल। यानी कि अब इसका हिंदी मतलब था, हिंदी इन द सेंस ये कि इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या निकल रहा है, ये आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ वर्ड निकले थे, तो अगर आपने लिखे होंगे तो ये सही माना जाएगा। अब कुछ कह रहे हैं सर कि यहां पर गैप होना चाहिए, तो गैप मेरे बच्चों तब माना जाता है जब इसका मतलब नहीं निकलता, लेकिन इसका मतलब निकल रहा है। तो अब देखते हैं कि आरआईएमसी क्या है, तो आप अभी इसके आंसर मार्क और ऐड अपने पास में नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई वाला वेरी सेल्डम मतलब कभी कभारी, तो रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ही मुश्किल से और इनफ्रीक्वेंटली। गिव द मीनिंग ऑफ टू ईट द हम्बल पाए, यानी कि विनम्रता से अपनी गलती और अपनी हार को स्वीकार करना, उसको बोलते हैं टू अपोलाइज हम्बली। इसके अलावा भी कोई अगर और वर्ड लिखा होगा तो वो सही माना जाएगा, बस उसका हिंदी मतलब लिखना। ये हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया, आपको क्यों, ताकि आपको समझ में आए एक्चुअल में कि वो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगर मैंने जो आंसर लिखे हैं अगर आपने सेम नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई और ऐसे वर्ड जो डिक्शनरी में या कहीं पे किताब में या किसी ग्रामर की बुक में अगर आपने पढ़े हैं तो वो सही माने जाएंगे, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी कहां से थैंक यू, तो ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों हमारा ग्रामर सेक्शन। अब चलते हैं बैक टू द पवेलियन, अब चलते हैं हम स्टार्टिंग में, आइए। ओके ये था आपका अनसीन पैसेज बच्चों, ये क्या था, मैं फिर से थोड़ी सी हवा खा के आता हूं बॉस, ठीक है। तो बस इतनी टाइम मिल पाता है मुझे, ठीक है, उतने टाइम में एसी की हवा थोड़ी सी खा लेते हैं। अब ये पूरा पैसेज लिखा है, आप सभी ने मेरे प्यारे बच्चों इस पैसेज को पढ़ा होगा अच्छे से, और पढ़ने के बाद में मैं पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको पूरा सार बताऊंगा इसका, ठीक है। वो सार है ये, ठीक है। आपने क्या आंसर लिखे होंगे, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसे आपको मार्क्स ऐड करना, वो सब बताऊंगा। इसका मतलब समझो पहले, थीम क्या है इसकी, एक अच्छा लीडर आमतौर पर वो माना जाता है जो आगे से नेतृत्व करना जानता है, लीडरशिप यानी कि आगे फ्रंट में आके लीड कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। आल तो बहुत सारे छपरी लोग उनको रोस्ट करते रहते हैं,
लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो आपके देश के लीडर हैं, ठीक है। पता नहीं कौन कौन से आके मुंह उठा के चले आते हैं रोस्ट करने के लिए। चलो खैर, ये तो बात की बात है। एक अच्छा लीडर आमतौर पर वो माना जाता है जो आगे से नेतृत्व करता है और अपने फॉलोअर्स को अटूट निश्चय से मार्गदर्शन देता हो। यानी कि जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको एक अटूट निश्चय से मार्गदर्शन, यानी कि मोटिवेट कर रहे हैं, एक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन लीडरशिप का असली सार क्या है? लीडरशिप का असली सार आगे से लीड करने में नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी क्षमता, अपना पोटेंशियल हासिल करने के लिए सशक्त बनाना होता है, उनको मजबूत बनाना होता है। पीछे से लीडरशिप करने का, पीछे से जो लीडरशिप कर रहे हैं लोग मानते हैं कि शायद वो कायर हैं। देखो, लीडरशिप करना और फाइट करना दोनों अलग चीज होती है। पहले के टाइम पीरियड पे क्या होता था कि जो राजा महाराजा जो लोग रहते हैं वो सेना को आगे भेजते हैं और पीछे खुद खड़े रहेंगे। यहां बात आ रही है लीडरशिप की। लीडरशिप एक अपने आप में अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो पीछे से जो लीडरशिप होती है वो भी अपने आप में एक स्पेशल लीडरशिप है, जो बेसिकली विनम्रता, सहानुभूति और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता की विशेषता है। और पीछे से नेतृत्व करने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बचना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने फॉलोअर्स के लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है, जहां पर हर किसी को मोटिवेटेड फील हो, यानी कि हर कोई उत्साहित फील करे अपने आप को। एक अच्छा लीडर वही है जो अपने फॉलोअर्स को कोई काम प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करता हो, कि अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आपको मोटिवेट करें। अपनी टीम में हर व्यक्ति में एक, ठीक है, अपनी टीम में हर व्यक्ति में एक दूसरे के लिए विश्वास और सम्मान रखता हो। टीम लीडरशिप की बात हो रही है, यानी टीम एफर्ट के बारे में बात हो रही है। अगर आप एज ए टीम वर्क करें तो आप एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करें। हर एक व्यक्ति की ग्रोथ, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट की होती है, और उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए, कम से कम तो लीडरशिप की क्वालिटी बताई गई है कि आगे से लीडरशिप करने में क्या होता है, पीछे से लीडरशिप करने में क्या होता है। इसके अलावा टीम वर्क जब आप कर रहे हैं तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। वो आपको पूरा पैसेज मेरे प्यारे बच्चों जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब इसके जो आंसर्स हैं वो आप देखें। व्हाट इज द एसेंस ऑफ लीडरशिप? आपको, अब बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं आपको सब बता, देखो लिटरली अनसीन पैसेज क्रैक करने का क्या तरीका होता है बच्चों, कि आप जो है, ये मान लो आपका पूरा पैसेज है, ये क्यों मान लो, ये मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका पूरा पैसेज है। अब क्या रहता है जनरली कि इस पैसेज को, ये पैसेज है क्या, एक तरीके से स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में इसके बिहाफ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे, कहां से कहां तक मैच करती है लाइन, वहां से वहां तक बस ये टिक कर देंगे और वो पूरा एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये बिल्कुल गलत पैटर्न है बच्चों। सिंपल शब्दों में कहा जाए, अनसीन पैसेज कैसे क्रैक करना है। अनसीन अनसीन पैसेज जो होते हैं बेसिकली, आप पूरा पैसेज को पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, अगर टाइम हो तो समझने का प्रयास करो कि वो पैसेज आखिर क्या कह रहा है आपसे। और डेफिनेटली अगर आप आरआईएमसी का एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, दैट मींस कि आपसे एक्सपेक्टेशन रखे थी, वी एक्सपेक्ट दैट यू आर कैपेबल टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप समर्थ हैं इंग्लिश लिखने में, और जब समर्थ हैं तो आप, सीधी बात है, आप इंग्लिश को पढ़ने में भी समर्थ हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। और अपनी लैंग्वेज में आपको इसी में से लिखना है, जरूरी नहीं है सेम वर्ड लिखना है आपको, आप इसी में से उठा के लिखिए, ठीक है। यानी कि इंटेंशन आपका सेम होना चाहिए। यहां से कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो कभी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा आपका अनसीन पैसेज। ध्यान रखना, पैसेज को प्रॉपर पढ़ें और अपनी लैंग्वेज में लिखें, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने का। इंडिया में किसी भी टीचर से आप पूछ लेना कि शशांक सर ने कहा है, जाओ, ठीक है। चलो, अब क्या लिखा है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लीडरशिप? तो द एसेंस ऑफ लीडरशिप लाइज इन द एबिलिटी टू इंस्पायर द इन्फ्लुएंस अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल और विजन, while also empowering them to reach their full क्या लिखा है, their full potential। चलो, अब सर मान लो मैंने ऐसा नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का या मान लो 2 नंबर का, जितने का भी आया, मैंने ऐसा नहीं लिखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आपने इससे मिलती जुलती कोई लाइन लिखी हो तो ही नंबर ऐड करना, या फिर आपने जो आंसर लिखा है उसमें किसी प्रकार की ऐसे वाले साउंड नजर आ रहे हो, ऐसी कोई झलक नजर आ रही है, तो ही आप नंबर काउंट करना, और नंबर आधा काउंट करना। अगर हल्की फुल्की झलक नजर आ रही है तो सेम लिखा है, फुल आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिए क्या है, गिव एनी 2 क्वालिटीज एसोसिएट विद द लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। अभी बिहाइंड से बात कर दी, बिहाइंड से लीडरशिप वाली बात हो रही है। तो 2 क्वालिटीज एसोसिएट विद द लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड आर ह्यूमिलिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। ये आपको उसी के अंदर आपके पैसेज में मिल जाएगी। हाउ आर ग्रेट लीडर्स पोर्ट्रेट? तो ग्रेट लीडर्स आर ऑफन पोर्ट्रेट एज विजनरी फिगर who inspire and empower their followers with determination and charisma, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड इन्वॉल्व? तो लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड इन्वॉल्व्स creating a supportive environment where individuals feel valued, empowered, and motivated to contribute their best efforts instead of commanding from the front. फिर बता रहा हूं, अगर आपने ऐसे आंसर नहीं लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर जो भी आपने लिखा है अगर उनमें ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, कुछ ऐसी बातें नजर आ रही हो, दिख रही हो कि हाँ ये लिखना चाह रहा है, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं लिखा है तो फिर गड़बड़ है बच्चों, तो आप अपने नंबर मत काउंट करना। दूसरी चीज, आप एक्यूरेट भी लिख के आए हो ना, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 0.75 या आधा नंबर ही अपना काउंट करके चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ डज द लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड हेल्प द टीम एज वेल एज टीम मेंबर्स? तो लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड हेल्प्स द टीम बाय fostering a culture of trust, respect, and open communication, leading to greater engagement and productivity. It also promotes personal growth and development among team members. जैसा कि बताया गया था पैसेज में, वैसे ही आंसर इसमें से लिखा गया है। What is important? What is the importance of trust? Trust का क्या इंपॉर्टेंस है भैया? तो trust is important because it fosters a sense of ownership and accountability among the team members, leading to greater collaboration and productivity. ये इसका आंसर रहेगा। What could be the other kind of leadership style that does not follow the idea of leading from behind? Explain in about 40 words. तो another kind of leadership style, ये सारे आपको बुक उसके अंदर मिल जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बच्चों। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने आपको उस पैसेज की पूरी थीम बता दी है, उस पैसेज की पूरी थीम के बाद में आपको क्या करना है, ये आंसर अगर साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो नंबर काउंट करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है यार, आप अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट करा है तो। पैनिक नहीं लेना और पॉजिटिव रहिए आप लोग। हैव यू एवर कम अक्रॉस ग्रेट लीडर्स इन योर पर्सनल लाइफ? एक्सप्लेन द रीजन व्हाई यू फील दैट देयर एक्शंस मोटिवेटेड यू। अब इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको उसमें ना मिले, ये आपको अपने मन से लिखना। क्या पूछा गया देखिए उसमें कि हैव यू एवर कम अक्रॉस ग्रेट लीडर्स इन योर पर्सनल लाइफ? क्या अपनी पर्सनल लाइफ में किन्हीं ग्रेट लीडर के संपर्क में आए हैं? एक्सप्लेन द रीजन व्हाई यू फील दैट देयर एक्शंस मोटिवेटेड यू। आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि क्यों भैया जो उनके एक्शंस हैं वो आपको मोटिवेटेड करते हैं। तो आंसर क्या है, यस आई हैव कम अक्रॉस ग्रेट लीडर्स इन माय पर्सनल लाइफ, their actions motivated me because they lead by example, showing genuine care for others and providing guidance and support when needed. जब भी जरूरत होती है अपना गाइडेंस अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, मन से इतने बड़े बड़े आंसर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई बोलते हैं ना सर क्वेश्चन आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा भी नहीं, जितना क्वेश्चन में पूछा गया आपको उतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कुड बी द एंटोनिम्स ऑफ। तो प्राइड का एंटोनिम्स क्या है, ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी। फ्लेक्सिबल और फ्लक्चुएटिंग का क्या है, रिजिड और स्टेबल। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच कुड बी गिविंग अप, इसका क्या है, चेक करिए आप लोग आंसर किसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, रीड द पोएम वाला आंसर कवर अप करते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा आते हैं भैया, फिर से थोड़ी सी हवा खा के आता हूं, पहले पानी पी लेता हूं यार। हाँ, चलो प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। फॉलो करो भैया, इंस्टाग्राम पे तो करते नहीं, यहां तक कर लो, आ जाओ भैया। अब क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों समझिए, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले तो इस क्वेश्चन जो आपका पोएम दी गई है, ये पोएम जो है एक प्रकार की सोनेट है। सवाल ये सर, पहला सवाल सर सोनेट क्या होता है? सोनेट मेरे प्यारे बच्चों जैसे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होती है कि पोएम लिखने के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कोई बैलेट फॉर्म होता है, कोई एलिजी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे पोएम्स होते हैं, ठीक है। तो उसी का एक फॉर्म है सोनेट, जो बेसिकली 14 लाइन की पोएम होती है। क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट हम रहे हैं हमारे टाइम पे, इसलिए हमको इसका ज्ञान है, ठीक है। और ये जो पोएम है ये नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई बड़ी प्यारी सी पोएम है। अब चूंकि विलियम वर्ड्सवर्थ तो अपने नेचर से बहुत प्यार रहा है भैया, मतलब अथाह प्रेम रहा है, ठीक है। इन्होंने अपने एक फ्रेंड एसटी कोलरेज के साथ में मिलकर एक जबरदस्त वर्क लिखा है लिटरेचर का, शायद आपको आगे पढ़ने को मिलेगा अपनी लाइफ में अगर आप इंग्लिश से थोड़ा प्रेम रखेंगे तो, ठीक है। चलो तो रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या लिखा है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 14 लाइन की पोएम थी, लेकिन आपके पेपर में 13 ही लाइन दी गई है। क्लियर है कहानी? ये वाली लाइन जो लिखी है मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, मिसिंग फ्रॉम पेपर। दूसरी चीज, ये जो ये लिखा है वियर, ये मेरे प्यारे बच्चों वियर नहीं था, ये था हियर।
तो यहां पर मैंने वो भी मेंशन कर दिया है। तो देखते हैं अब RIMC क्या करते हैं, RIMC का इनको करेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भैया हमसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 13 लाइन की पोएम दी गई लेकिन 14 लाइन की पोएम है टोटल, और ये करेक्शन वाली लाइन मैंने मेंशन कर दी, ये वाली लाइन उसकी जगह पे आएगी। अब देखो क्या है, यह जो पोएम है बेसिकली ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही छोटी सी पोएम यानी कि सोनेट है, जो 1802 में पहली बार कंपोज की गई थी और उसके बाद में 1807 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। यह पोएम बेसिकली एक कटाक्ष है, एक व्यंग है, बहुत जबरदस्त बात करी गई है, एक कटाक्ष है और एक व्यंग है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस टाइम पीरियड पर करा था, क्योंकि उस समय पर जो लोग थे बेसिकली वो भौतिकतावाद में ग्रस्त हो चुके थे और नेचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, और उस टाइम पे क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उस टाइम पीरियड पर अपने चरम पे था, अपने पीक पे था, और लोग जो है नेचर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इस पोएम के टाइटल के बारे में भी अगर बात करें, लिखा ना द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसका जो टाइटल है बेसिकली, ठीक है, तो वो ह्यूमन बीइंग है, कहां गया एक मिनट, हाँ, इस पोएम के जो टाइटल के बारे में अगर बात करें तो इसका एक मतलब निकलता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वह इस मदर अर्थ के ऊपर एक बोझ सा हो गया है, यानी कि इस मदर अर्थ के ऊपर एक बोझ सा हो गया है क्योंकि उसका नेचर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यह पोएम एक कंप्लेंट है, एक शिकायत है। ठीक है, अब ये क्या कहती है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। तो पहली चीज तो ये कि मैं लिटरली RIMC का बहुत बड़ा फैन इसलिए हूं क्योंकि RIMC ना समय के साथ चलता है। इस समय हम सब जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा खराब हो रहा है, तो उन्होंने जो पिक्चर कंपोजिशन देखना दिया है वो भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड दिया है। दूसरी चीज, यही वाली पोयम इस बार क्यों डाली है, आप देखिए कि अपने अपने शहर का टेम्परेचर कैसा हो रहा है, और ये जो पोयम है ये डिनोट करती है कि हमें हमारे नेचर को बचाना है, जो फ्री है हम उसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और AC लगा के रख लिया 40,000 रुपए का बजाय पेड़ लगाने के। ज्ञान में भी आपको बहुत दे रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट में मैंने अपने बच्चों से वादा किया है 20 दिन के अंदर हम लोग पेड़ लगाएंगे, और हर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से एक अनुरोध जरूर करेगा कि आप पेड़ जरूर लगाइए। तो ये पोयम जो है नेचर पे ध्यान देने का बोलती है, हमारी प्रकृति की तरफ। और आज हम लोग अगर हमारे प्रकृति को परेशान कर रहे हैं तो कल हमारी आने वाली जो जनरेशन है शायद वो फ्यूचर में सस्टेन करने में उनको बहुत परेशानियां होंगी। ठीक है, चलो, तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपको इस पोयम के रिगार्डिंग बता दी है। पोयम को समझना बहुत टिपिकल होता है, क्यों, क्योंकि उसके इनर वर्ड्स कुछ और होते हैं, उसके आउटर वर्ड्स कुछ और होते हैं। पोयम को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एज अ लिटरेचर स्टूडेंट और एज अ जब कब आप कोई पोइट्री को पढ़ते हैं, आपको अपने आप को उस टाइम पर लेके जाना पड़ेगा जिस टाइम पीरियड पर उस पोएट ने उस पोयम को लिखा था, तब उसके माइंड में क्या मनोदशा थी, क्या चीजें चल रही थी जो उसने ये पोयम लिखी, उसके भाव को समझने के लिए आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए पोयम डिफिकल्ट मानी जाती है समझने के लिए और समझाने के लिए। अब चूंकि RIMC बड़े हैवी सी चीज बड़े मासूम से हमारे 8th क्लास के बच्चों को दे देता है, लेकिन वो चाहता भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे। ठीक है, तो ये तो हमारे MP टेट के ग्रेड 1 के प्री पेपर में दी थी पोयम, इसलिए मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन बच्चे मासूम से हैं, शायद कर पाए ना कर पाए। तो क्या लिखा है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस लेट एंड सुन। ये दुनिया जो है, लिखा ना द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये दुनिया जो है हमसे उब सी गई है, परेशान सी हो गई है। लेट एंड सुन, पहले भी और अब भी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पहले भी और अब भी हम करते थे, क्या करते थे, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाना और खर्च करना। वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और इसी में ही जो हम अपनी पावर्स को वेस्ट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, और ये जो नेचर जो हमारा है बेसिकली, इसको हम बहुत कम आंकते हैं, यानी कि वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने जो है हमारे हार्ट्स को, हमारे दिल को, हमारी सोल को एक तरीके से बेच दिया है। अ सॉर्डिड बॉम्ब, ठीक है, दिस सी दैट बेयर्स हर बूसम टू द मून, और ये जो समुंदर है बेसिकली जो सीना तान के चंद्रमा के सामने खड़ा हुआ है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट आवर्स, और ये जो हवाएं चल रही हैं एकदम गरजती रह रही हैं, मतलब नॉन स्टॉप। अब चूंकि ये 6 लाइन के बाद में मैं आपसे कह दूं कि 8 लाइन में प्रॉब्लम है और बाकी की लाइन में सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, इसमें जो सोनेट वाली पोयम होती है। लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको स्पीड अप एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं, शायद समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन आप समझना जितना भी आपको समझाया गया है, रिवाइंड कर देना, पॉज कर देना, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, सारे टाइम पीरियड पर ये जो हवाएं हैं बेसिकली गरजती रहती है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब ये हवाएं जो है एकदम क्या हो रहा है, फ्लावर्स की तरह सो रही हैं। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, इन सब के लिए,
वी आर आउट ऑफ ट्यून, हमारे पास में किसी प्रकार का कोई टाइम ही नहीं है, यानी कि हम जो है नेचर की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, ठीक है, ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। आई वुड रेदर बी अ पैगन शकल इन क्रीड आउटवर्ड, मैं जो है एक पैगन बनना पसंद करूंगा ना। व्हाट इज पैगन? तो पैगन का मतलब होता है नास्तिक, कि मैं जो है नास्तिक बनना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रहना है भाई साहब, अगर इस तरीके की चीजें यहां पर हो रही तो। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट सी, अब प्लीजेंट सी यहां पर बेसिकली घास के मैदान को बोला गया है। तो वो क्या कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कि मैं जो है इस घास के मैदान पर खड़ा रहूंगा। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलम, में से आप क्या कहा, सॉरी ये जो लाइन थी इसका मतलब था कि घास के मैदान पर खड़े होकर मैं जो है ग्लिम्स यानी कि नजारे देखूंगा। नजारे कौन सी चीजों के? हैव साइट ऑफ प्रोटियस, प्रोटस लिखा है, प्रोटस राइजिंग फ्रॉम द सी, और प्रोटस और एक और यहां पर ट्राइटन होंगे, ठीक है। ये तो बेसिकली समुद्री देवताओं के बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो हैव साइट ऑफ प्रोटस राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से प्रोटस को उठते हुए देखूंगा। और वियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ टॉन, और जो है शंख बजाते हुए इस ट्राइटन को देखूंगा। यानी कि अल्टीमेटली अब इस पोएम को जो मैंने आपको हल्का सा एक्सप्लेन करा है जल्दबाजी में, कहानी का सार क्या कहना चाह रहा है, यहां पर एक शिकायत है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो ये बताना चाह रहे हैं कि नेचर की तरफ लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और मैं यहां पर क्या करूंगा, तो वो ट्राइटन को और उनको शंख बजाते हुए देखेंगे, मैं वहां पर गार्डन में खड़ा रहूंगा। ये सारी चीजें समझने के लिए बच्चों आप बहुत छोटे हो, ठीक है, तो इसलिए थोड़े से बड़े हो जाओ, फिर हम इसको और अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो आपके एग्जाम में आया था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर वो समझ में नहीं आया इसको आप समझ लेना, और अगर आपने इसके बिहाफ पे अपने आंसर अटेम्प्ट करे हो आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है। क्या लिखा है वो देखते हैं। तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, पोएम की सेंट्रल थीम क्या है? तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज दैट स्पीकर्स लैमिनेट अबाउट द डिस्कनेक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर ड्यू टू मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है अपनी पीक पे था, मैंने बताया था आपको, इसलिए। एंड व्हाट आर द सी एंड द विंड्स डिस्क्राइब एज, क्या बोला गया है? द सी इज डिस्क्राइब्ड एज बेरिंग हर बूसम टू द मून, सजेस्टिंग अ सेंस ऑफ, ठीक है, ऑफेंस और वल्नरेबिलिटी। द विंड्स आर डिस्क्राइब्ड एज हॉलिंग एट ऑल अर्स एंड बीइंग गैदर्ड लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, implying their constant presence and power। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप में से बहुत से बच्चों ने गलती करी होगी, लेकिन कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। वो कारण क्या है उनका? उनके जो टीचर्स उनको गाइडेंस देते होंगे, नो डाउट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो उन्होंने क्या करा होगा, जो ट्रेंडिंग पोएम रहती है, इसके अलावा जो स्पेशल पोएम रहती है, उनको जरूर कवर कराया होगा। और एक पैटर्न होता है प्रिपरेशन कराने का, जहां पर क्या रहता है, जो भी इंग्लिश लिटरेचर के प्रोमिनेंट पोएट्स हैं उनकी जो स्पेशल वर्क्स हैं उनको जरूर तैयार कराया था। क्या पता उसमें से बैठ जाए, और नो डाउट ये पोएम बैठ गई। अगर ये बैठ जाती तो हमारे बच्चे तो फोड़ देते, ठीक है। अब चूंकि फिलहाल इस साल जो है कुछ विशेष बात रही नहीं है, लेकिन महादेव की कृपा से बहुत जल्दी अच्छी बात रहेगी। अब यहां पर क्या था, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस एम्प्लॉयड इन द लाइन गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट अवर पावर्स। इसमें है मेरे प्यारे बच्चों एलिट्रेशन। उसमें क्या था, बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच और जो लिटरेरी टर्म्स का यूज किया था पोएम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज है। तो आंसर क्या है, द पोएटिक डिवाइस एम्प्लॉयड इन द लाइन गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट अवर पावर्स इज एलिट्रेशन। क्या लिखा है बच्चों? एलिट्रेशन। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? तो वेयर द रिपीटिशन ऑफ जी साउंड एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ गेटिंग एंड स्पेंडिंग। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सिक्यूटिंग साउंड ऑफ द, जब पास पास में एकदम साउंड होते हैं उसको बोलते हैं। और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे इसको, ठीक है, जब फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, गिव अ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम। अब गिफ्ट का क्या है, बून, एंड फॉर सेकंड का क्या है, गिवन अवर हार्ट्स अवे। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है वन वर्ड जो कि इस पोएम से लिए गए। नाउ डिस्कस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड मटेरियलिज्म एज पोर्ट्रेट इन द पोएम। एक मिनट, ठीक है, क्या लिखा है, डिस्कस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड मटेरियलिज्म एज पोर्ट्रेट इन द पोएम। इस पोएम के अंदर जो बताया गया है, कॉन्ट्रास्ट आपको बताना है, अंतर बताना है, क्या किसके बीच में, नेचर के बीच में और मटेरियलिज्म के बीच में। तो द पोएम कॉन्ट्रास्ट द ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ द नेचर विद द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ मटेरियलिज्म। एक तरफ तो वो नेचर की सुंदरता के बारे में बात करते हैं, और दूसरी तरफ क्या बताते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उससे कितना नुकसान हुआ है। नेचर इज डिपिक्ट एज पावरफुल एंड एटर्नल। वो बताते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचर जो है, नेचर से पावरफुल कुछ है ही नहीं और नेचर से खूबसूरत कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो ये सारे पोर्ट्रे इन्होंने करे थे। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ स्पीकर्स प्रेफरेंस फॉर बीइंग अ पैगन, ठीक है, ऑन द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। तो द स्पीकर्स प्रेफरेंस फॉर बीइंग अ पैगन रिफ्लेक्ट्स a desire for simpler, more harmonious way of life connected to nature. This preference emphasizes the theme of the poem by highlighting the speaker's, ठीक है, disillusionment with the modern world and longing for a deeper spiritual connection with the natural world. सर हमसे तो पोयम नहीं हो पाई, बहुत से बच्चे यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमसे पोयम नहीं हो पाई। नो डाउट बच्चों, मैं मानता हूं कि टफ थी यार, आपके लेवल पर देखा जाए तो टफ थी। कोई नहीं, आपने दूसरे सेक्शन कवर अप करे होंगे, वहां आप नंबर कवर कर लेंगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 कि यू आर उत्कर्ष ऑफ क्लास 8, आपका नाम उत्कर्ष है, आप क्लास 8 में पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, इन द पीकॉक इंटरनेशनल स्कूल, और कौन से स्कूल में, तो पीकॉक इंटरनेशनल स्कूल में देहरादून में, रिसेंटली यू वर एबल टू overcome the challenge of completing a 5 kilometer run with the help of your friends. Write a letter to your father in about 120 words explaining to him. बड़ा प्यारा सा यार, फ्री का नंबर था, सीरियसली बता रहा हूं, यहां पर हर बच्चा ना कम से कम 10 से 12 नंबर खींच देगा। अब क्यों इजी है, राइटिंग स्किल कराते समय में हमेशा कहता हूं ना बच्चों कि क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि क्या लिखना है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। कैसे, देखो साफ साफ लिखा है उसने, क्या बोला है, यू आर उत्कर्ष, आपका नाम क्या है, उत्कर्ष है, कौन सी क्लास में हो, क्लास 8 में, और कौन से स्कूल में, पीकॉक इंटरनेशनल स्कूल, कौन से शहर में, देहरादून में। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। आगे देखो, रिसेंटली यानी कि हाल ही में, यू वर एबल टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ कंप्लीटिंग अ 5 किलोमीटर रन विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। आप जो है अपने दोस्तों की सहायता से एक माइलस्टोन आपने डिसाइड करा था कि भैया हमें 5 किलोमीटर की दौड़ जो है कंप्लीट करनी है, वो जो है आपने अचीव कर लिया है। अब राइट अ लेटर टू योर फादर इन अबाउट 120 वर्ड्स, आपको इसके रिगार्डिंग अपने पिताजी को 120 शब्दों में एक लेटर लिखना था, जो कि आपने लिख दिया। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। देखो कहां पर लाइन ड्रॉप करनी है, कितने खूबसूरत तरीके से आपको सेटिंग के साथ लिखना है, वो चीजें मायने रखती हैं। तो मैंने यहां पर तैयार किया आप सभी के लिए। जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आपने सेम वर्ड लिखे होंगे, सेम लाइन लिखी होगी तो ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर अपना साउंड सेम कर रहा है, इंटेंशन सेम है आपका, भले ही वर्ड्स आपने दूसरे यूज करें, नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पीकॉक इंटरनेशनल स्कूल देहरादून, डेट, ठीक है, सैल्यूटेशन, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। और मेरे वर्ड्स को चेक कर लेना, अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसमें से मेरे प्यारे बच्चों चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और यहां पर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, विद लव उत्कर्ष, ठीक है। अब 1 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, गर्मी बहुत है यार, ठीक है, थोड़ी सी हवा खा के आते हैं। चलो कहां थे बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, देखो, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ रिवरडेल मिडिल स्कूल एंड योर स्कूल इज प्लानिंग अ ग्रीन डे इवेंट वेयर एवरीवन इज encouraged टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज टू हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सीरियसली बता रहा हूं, मैं नतमस्तक हूं आरएम से आपके आगे कि आप ना एनवायरमेंट को बचाने के लिए अपने हैंड पर इतना प्रयास कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू यू यार, सीरियसली, मतलब आपको शत शत नमन। और जितने भी पेरेंट्स और बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी ना मेरे प्यारे बच्चों अपने एनवायरमेंट को बचाने का प्रयास करें, अपने हैंड पर जरूर करें। आप आगे क्या लिखा, यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग बताई थी, आना ही था, देखो आया ना बच्चों, 175 वर्ड्स में लिखना है, फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द इवेंट एंड एनकरेज देम इन पार्टिसिपेट इन योर आर्टिकल, इंक्लूड द फॉलोइंग। और आपके आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए, एक कैची हेडलाइन, ये तो दुनिया को पता है, ये तो होती ही है, एन इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ द ग्रीन डे इवेंट। आर्टिकल लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा सर, तो वहां पे आपने हिंट दे दी, इससे इजी तरीका क्या होगा यार। डिटेल्स अबाउट द एक्टिविटीज प्लान फॉर द डे, एग्जाम्पल ट्री प्लांटिंग, रिसाइकलिंग वर्कशॉप, ये सारी चीजें। रीजन वाई पार्टिसिपेटिंग इन ग्रीन डे इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट, रीजन बताना है क्यों भैया ये ग्रीन डे पे पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के लिए। अ कंक्लूजन विद अ कॉल टू एक्शन, एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट, प्रोत्साहित करना है भैया कि आपको पार्टिसिपेट करना ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ना है, अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, एक एक करके 1 बाय 1 करके समझते हैं। आपका नाम क्या है, ठीक है, सॉरी यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट है तो आप एबीसी या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाद में पर्सनल डिटेल्स को नहीं मेंशन करना है। यू आर ए स्टूडेंट एट, ठीक है, रिवरडेल मिडिल स्कूल,
एंड योर स्कूल इज प्लानिंग, आपका स्कूल क्या प्लान कर रहा है, एक ग्रीन डे इवेंट प्लान कर रहा है जहां पर एवरीवन इज इनकरेज टू टेक, हर किसी को प्रोत्साहित करना है इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, टू हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और ये क्यों, क्योंकि हम हमें एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला गया है 175 शब्दों में, फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द इवेंट। कहाँ किसके लिए लिखना है, फॉर स्कूल न्यूज़पेपर में, जिसमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट द इवेंट, इस इवेंट के बारे में। किस इवेंट के बारे में, ग्रीन डे इवेंट के बारे में। एंड इनकरेज देम, और उनको प्रोत्साहित करना है, इंकरेज करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। आपके आर्टिकल में इंक्लूड द फॉलोइंग, ये सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए जो हमने अभी डिस्कस कर ली है। फिर बता रहा हूं क्या लिखना है इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे लिखना है इंपॉर्टेंट है। अब इतनी सारी चीजों में से हम थोड़ा बहुत बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे बॉडी ऑफ द आर्टिकल हम मेंशन तो कर ही सकते हैं ना यार, इतना तो हमने प्रैक्टिस करी होगी अगर हमारा एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये रहा आपका आंसर। इसका आंसर को आप पूरा मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपने सेम वर्ड सेम लाइन नहीं लिखी है, बिल्कुल पैनिक मत होना, लेकिन सेम साउंड करने वाले सेंटेंसेस अगर लिखे हैं, उसका इंटेंशन सेम नजर आ रहा है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट है पैराग्राफ ईच ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो दो, जैसे मैंने आपको बताया था, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीनेजर्स के ऊपर सोशल मीडिया क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा है रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन की फील्ड में एआई का रोल क्या है। यार मुझे एआई का ना सीरियसली बता रहा हूं, ये नेगेटिव इंपैक्ट जरूरत से ज्यादा नजर आते हैं पॉजिटिव की बजाय। पॉजिटिव तो है लेकिन ये ह्यूमन की इफिशियंसी को खत्म कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। एआई अगर अपनी चरम पे आ गया ना तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। अब क्या कहें, लिमिटेशंस तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉलंटियरिंग इन लाइफ, तो हमने इन दोनों के ऊपर लिखा है, ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इंपैक्ट ऑन सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स हमने हेडिंग डाल दी और ये बाकी पूरा सेक्शन मैच कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ एआई इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, ये भी लिख दिया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 वर्ड्स। कभी कभी एक छोटी सी पिक्चर ना बहुत कुछ कह जाती है मेरे प्यारे बच्चों, कि पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, इसी पेड़ से बनी हुई कुल्हाड़ी से इसी को काट दिया, छांव के लिए भी पेड़ आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी अबाउट 150 वर्ड्स, आपको पिक्चर देखना है और इस पे 150 शब्द का आपको एक स्टोरी रेडी करनी है। ये रहा आपका आंसर। इसकी हेडिंग डाली हमने एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अगर आपने एनवायरमेंट कंजर्वेशन से मिलती जुलती अगर किसी प्रकार की ट्री कंजर्वेशन भी अगर कुछ मेंशन करा होगा तो आपको नंबर मिलेगा, नो डाउट, एक नंबर जो हेडिंग का रहता है। इसके अलावा ये साउंड अगर ऐसा मैच कर रहा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये सारा पूरा 125 नंबर का जो कंटेंट था मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप सभी के लिए मेंशन करा है। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या नजर आती है किसी क्वेश्चंस में तो आप प्लीज मुझसे जरूर पूछिए, ठीक है। नीचे लाइन चल रही होगी एक, उस नंबर पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा अगर ये पूरी पीपीटी आपको अगर डाउनलोड करनी है कहीं से तो एक सिंपल सा टास्क रहेगा, ठीक है। ये अभी पूरी पीपीटी आपको हमारी www, इसका भाई बबलू, ठीक है, द महाकाल ट्यूटोरियल .com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे, मैं भी आपको लेके भी चलूंगा और वहां पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको सब बता दूंगा अभी। तो ये तो वीडियो हमारा खत्म हो गया है भैया, ठीक है, और पूरा आपका आरआईएमसी का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है आप सभी को। अगर जाने अनजाने में किसी क्वेश्चंस में कोई क्वेरीज हो तो आप मेंशन जरूर करना, मैं उसको ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अपने हैंड पर मैंने पूरा प्रयास किया है अपना बेस्ट देने का, बाकी देखो जितना जल्दी हम लोग कर सकते थे। अब आ जाओ फटाफट से, ये पूरी पीपीटी आपको डाउनलोड कहाँ से करनी है बच्चों, तो आप डालना सीधे द महाकाल ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ गई, आप इस तरफ आना, यहाँ जाना, सीधे वेबसाइट पे चेकआउट कर लीजिएगा, या अगर आप डायरेक्ट भी गूगल पर डालेंगे www.themahakal-tutorial, कोर्स की इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है नहीं। आप यहाँ पर जाएंगे, स्टडी मटेरियल में जाएंगे, या मॉक टेस्ट और नोट्स मिलेंगे, आप नोट्स पे जाइएगा, ठीक है। तो नीचे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल हमने कुछ थोड़ी मोटी चीज़ें डाली है, फ्री में हम इतना ही देंगे आपको, और अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए चार्ज लगेगा, इतना नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे इंडिया में सबसे लोएस्ट चार्ज हम ही चार्ज करेंगे, ठीक है, और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। सो
बहुत जल्दी आप सभी के साथ में एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और आज तो बच्चों की डिमांड थी कि सर आप इसके आंसर शीट जरूर रेडी कर दीजिए, लेकिन बहुत जल्दी देखो हमारे पास टाइम नहीं रह पाता है। हम सीरियसली बता रहे हैं आप सभी के लिए ना, जो आपका दिसंबर में होने वाला एग्जाम है आरएमसी का, वो जो आरएमएस के रिगार्डिंग पेपर होने वाला है, वो जो सैनिक स्कूल का पेपर होने वाला है, उन सभी के रिगार्डिंग एक बेहतरीन मॉक टेस्ट की सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने वो अटेम्प्ट कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप सबका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन सभी को जय श्री महाकाल, स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।